गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है जनसंचार माध्यम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनसंचार है क्या। तो इसके स्वरूप को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो सबसे जो प्रश्न है पहला, वो है जन जो संचार है वो क्या है। तो संचार के मूल में चर धातु है। संचार, तो जो चार है वो चर धातु है, तो जिसका अर्थ होता है विचरण करना। यह विचरण अर्थात आना जाना। विचरण का मतलब क्या होता है? आना और जाना। वो मनुष्य का भी हो सकता है, किसी अन्य प्राणी का हो सकता है, ध्वनि का हो सकता है या प्रकाश का भी हो सकता है। किंतु हम जिस संचार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना। ठीक है, संचार का क्या अर्थ है कि मानव के जो संदेश हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या फिर जो हमें वो संदेश पहुंचा रहा है उसको प्राप्त करना। इसके दो प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति। नंबर 2, उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। संचार शास्त्री बिल्वर श्रम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। जो सूचनाएं हैं, जो हम सूचना देते हैं, जो विचार हमारे अंदर है, जो भावना है, उनको या तो हम लिखित तरीके से या मौखिक तरीके से या दृश्य के तरीके से या श्रव्य के तरीके से, इन माध्यमों के तरीके से सफलतापूर्वक, ऐसा नहीं कि हम पहुंचा रहे हैं लेकिन जिसको हम पहुंचा रहे हैं वो वहाँ तक वो पहुंच ही नहीं रहा हो सफलतापूर्वक, तो सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार होता है। तो संचार के माध्यम किसे कहते हैं? जो संचार के जो माध्यम होते हैं वो किसे कहते हैं? लिखिए उत्तर। संचार स्वयं एक प्रक्रिया है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया। ठीक है, यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है, जैसे हमारी आवाज़ ध्वनि तरंगों एवं वायु तरंगों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगें, स्पर्श, संवेदन आदि से संचार माध्यम है। ये जो तरंगे हैं ना, प्रकाश की तरंगे हैं, स्पर्श, संवेदन, ये सब क्या, ये संचार के माध्यम है। अर्थात वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं संचार माध्यम कहलाते हैं। वो उपकरण कोई भी हो सकता है, जैसे आगे आपको पढ़ने में आएगा, जिस तरह से टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो है, ये सब क्या सी संचार माध्यम है। वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं संचार माध्यम कहलाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि, ये संचार माध्यम है। संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं? लिखिए, संचार के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। जो संचार जो पहुंचा होते हैं वो उनका एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक चित्र दिया है, इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है संचारकर्ता, संचारक या स्रोत। दूसरा है कूट द्वारा संप्रेषण। तीसरा है कूटवाचन। चौथा है प्राप्तकर्ता। तो यही यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले में है किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं? संचारक या स्रोत। तो पहला इसका हेडिंग यही आएगी। इसका प्रथम गुण है भाषा की स्पष्टता, मतलब जो संचारक होता है इसका गुण होना है कि जो संदेश भेज रहा है उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता, मतलब उसकी जिसको भेज रहा है उसके अनुकूल करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से भाषा को मतलब भाषा को लिखा जाना चाहिए। दूसरा है कूटीकरण या एनकोडिंग। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनियों, चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह
या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। कूटीकरण सफल तभी होगा जब संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संचारक जो कहना चाहता है प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। मतलब जो कहना चाहता है इस तरह से कूटीकरण होना चाहिए, ऐसा सफल होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी स्पष्ट होना चाहिए कि जो जब प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करे तो उसी रूप में ग्रहण करे जिस रूप में संचारक कहना चाह रहा है। कूटवाचन या डिकोडिंग, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे सो जो संचारक समझता है। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि मतलब जो प्राप्त करता है वो जो भी कोड करके जो संचार जो मतलब जो भेजा है समाचार या जो भी संदेश भेजा है तो उसको उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में संचारक समझाना चाहता है। फोर, प्राप्तकर्ता यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग अर्थात प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। इस प्रक्रिया को यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। जब प्राप्तकर्ता जब संदेश को प्राप्त करता है तो वो उस संदेश पर प्रतिक्रिया करता है। तो संदेश प्रक्रिया इसके बारे में बता रहे हैं हम। ये क्या होता है, फीडबैक होता है एवं शोर भी। तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह आवश्यक है कि संचारक का संदेश बिना किसी बाधा के प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। यह प्रक्रिया संदेश कहलाती है। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को शोर कहते हैं। यह बाधा मानसिक अस्पष्टता हो सकती है, अनिच्छा हो सकती है, गलत कूटवाचन, तकनीकी खराबी, आसपास के शोर या प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण हो सकती है। ये सारी जो प्रक्रिया हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकती हैं जो बीच में बाधा प्रकट करती हैं। संचार के कितने प्रकार हैं, तो संचार के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 इसमें बताए हैं प्रकार। सबसे पहला सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना, मतलब संकेतों के द्वारा संदेश पहुंचाना। जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल और हरी बत्ती का प्रयोग करना। इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। ये सांकेतिक संचार हो गया। अब मौखिक संचार देख लेते हैं। मुख द्वारा जो व्यक्त ध्वनि होती हैं उनके माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। मुंह से बोलकर, जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन में भी भाषण देना, ये सारे इसके माध्यम हैं। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के जो भी संचार साधन हैं वो अमौखिक संचार साधन कहलाते हैं। जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र फिल्म संचार। ठीक है। चौथा है अंतःव्यक्तिक संचार। तो एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है। अपने आप ही बात करना, अपने आप ही सवाल करना, आंसर देना, ये सारे ये क्या कहलाते हैं, अंतःव्यक्तिक संचार। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। जैसे दो मित्र, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य के माध्य बातचीत या साक्षात्कार इत्यादि, ये सब होते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार में। 5 नंबर का है समूह संचार। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है तो या किसी समूह के सदस्य अपने में आपस में जो विचार विमर्श करते हैं उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ाना, किसी संस्था में बैठक, भाषण या जुलूस। जनसंचार, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय, अभी क्या समूह में तो प्रत्यक्ष कर रहे थे लेकिन जनसंचार में प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब इसमें पूरा आपका जनसंचार के बारे में आगे दिया हुआ है। तो 5 नंबर का प्रश्न है जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।
जनसंचार तकनीकी माध्यमों के कारण सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहला, सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण। सबसे पहला देखते हैं सार्वजनिकता। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है। जो संचारक होता है, जो कोई संदेश दे रहा है, जो देता है उसको संचारक बोलते हैं, जो प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता बोलते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। एक दूसरे को कोई बिल्कुल भी नहीं जानते हैं सामने सामने से, या उनका सीधा कोई संबंध नहीं होता। अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेशों के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। मतलब जो एक कार्यक्रम हो रहा है वो एक ही समय पे देश विदेश और कई नगरों में सभी लोग, कई लोग और हर वर्ग के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। दूसरा देखते हैं, अत्यधिक व्यापकता। जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना करोड़ों अवरों तक हो सकती है। जैसे क्रिकेट का खेल या विशेष राजनीतिक या सामाजिक अवसर, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो एक साथ ही करोड़ों लोग देखते हैं कि नहीं। औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाया जाता है। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशनों समूह द्वारा चलाए जाते हैं। जो प्रकाशन है जो समाचार पत्र के, जैसे हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह हैं। द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। वे द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का सबसे पहले निर्धारण करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी या कौन सी नहीं छपेगी। इनको ही ये द्वारपाल बोल रहे हैं। किनको? संपादक, सहायक समाचार संपादक और उन संपादक को। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। जो द्वारपाल होते हैं ये क्या 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। सबसे पहला, सार्वजनिक हित। दूसरा, पत्रकारिता के सिद्धांत। तीसरा, आचार संहिता। 5 नंबर का देख लेते हैं, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का अभाव। जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती है। अब कोई देख रहा है तो इतनी दूर दूर से एकदम क्या प्रतिक्रिया देगा, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो प्रायः विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। 6 नंबर, जनसंचार के प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्यों को समझाइए। जो जनसंचार है ना, इसके जो प्रमुख हैं, जो मुख्य कार्य हैं, उनको समझाना है। तो क्या है इनके कार्य? सबसे पहला सूचना देना है, सूचना देते हैं। तो जनसंचार माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना है, जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि। दूसरा, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का धर्म है। मनोरंजन करना। रेडियो और दूरदर्शन के आविष्कार के बाद भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। ठीक है, ये मनोरंजन के लिए भी जनसंचार का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर, निगरानी करना। ये निगरानी भी करती है। तो जनसंचार माध्यम समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं, जैसे सरकार के विरुद्ध करना, धर्म केंद्र या किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। कोई अनैतिक काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध वो जनमत बनाते हैं, मतलब जनता को इकट्ठा करते हैं, जन का मत एक करते हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का कार्य भी करता है।
6 नंबर का विचार विमर्श करना। तो जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं, और एक और मुख्य जो संपादक होते हैं उनके संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख प्रकाशित कर जनता को प्रभावित भी करते हैं। पाठकों की आवाज़ भी पत्रिका और दूरदर्शन में व्यक्त होती है। 7 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। हम इसमें जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। अब बता रहे हैं कि कार बता दिए, अब इनके माध्यम बता रहे हैं कि इनके जो माध्यम है, जिनके माध्यम से जो सूचनाएं हैं, जो भी समाचार हैं, वो सब पहुंचती हैं जन के पास, तो वो उनके क्या क्या माध्यम हैं। तो इसके माध्यम प्रमुखता 2 हैं। सबसे पहला है परंपरागत माध्यम, जो पुराने समय से चला आ रहा है, उसको देख लेते हैं। परंपरागत माध्यम जो लोक माध्यम भी कहते हैं, जैसे इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है, जैसे चित्र, भित्ति चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत एवं काव्य। और दूसरा है अपना विशिष्ट या आधुनिक माध्यम। तो इसका पहले का देखते हैं क्या है। उसमें लोक कथाएं हैं, लोक संदेश है, ललित कलाएं हैं और आदि जनसंचार के सुदृढ़ माध्यम है। लोक नृत्य, कठपुतली, स्वांग, बाइस्कोप, खेल तमाशा, लोक संगीत, लोक नाटक में आ जाते हैं, जैसे कि रामलीला, कीर्तन, कव्वाली, लावड़ी, तमाशा, नौटंकी, पंडवानी इत्यादि जनसंचार के क्षेत्र में योगदान करते हैं। जो हमने दूसरा बताया था वो है आधुनिक माध्यम या विशिष्ट माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों ने सूचना क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो आधुनिक माध्यम है उसने क्या एकदम से सूचना केंद्र में एकदम से क्रांति लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को जीवित एवं मजबूत बनाने में इन माध्यमों की अहम भूमिका है। जैसे आधुनिक माध्यम का एक चार्ट बनाया है कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आधुनिक माध्यम, जनसंचार माध्यम, इसके 3 हैं जो पॉइंट हैं। 3 तरह से जो मतलब 3 तरह से जो एक सूचना जाती है। एक है डाक तार माध्यम द्वारा जाती है सूचना, एक कोई सूचना या संदेश देना चाहता है तो वो पहुंचती है प्राप्तकर्ता के पास। तो प्रिंट या मुद्रण माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये 3 माध्यम से जाती है। इसका जो प्रिंट या मुद्रण माध्यम है इसके भी 3 प्रकार हैं जिस तरीके से जाते हैं। एक समाचार पत्र से, पत्रिकाएं से और हैंडबिल या पैम्पलेट से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के भी 3 प्रकार हैं जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सूचनाएं जाती हैं। श्रवण, दृश्य और दृश्य श्रवण। इसमें आते हैं श्रवण में रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर। दृश्य में आते हैं फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर जिसको इंटरनेट बोलेंगे, दृश्य श्रव्य, टेलीविज़न, दूरदर्शन और फिल्म। इसको अब हम विस्तार में पढ़ लेते हैं। डाक तार माध्यम, ये पहला वाला जो यहाँ पे बताया था, डाक तार माध्यम। डाक तार माध्यम आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम है। आधुनिक युग का है लेकिन जो सबसे पुराना माध्यम था वो है। डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाज़ों द्वारा दूसरे प्रदेशों या देशों में भेजने का काम किया जाता था, भेजे जाने लगे। मतलब जो भी सूचना होती वो तो इस तरह से भेजते थे कि एक शहर से दूसरे शहर पे पत्र पहुंचाए जाते थे। प्रिंट माध्यम, ये आपका जो 2 नंबर का है, प्रिंट माध्यम समाचार और संपादकीय। तो इसमें बता रहे हैं प्रिंट मीडिया का अर्थ छपाई वाले संचार माध्यम से है। हम इसे मुद्रण भी कह सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, विज्ञापन इत्यादि। जनसंचार का प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत माध्यम क्या है? समाचार पत्र और पत्रिका। इसी के द्वारा जनसंचार का जो प्रथम माध्यम है, इसके द्वारा सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, जिन जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है, जो बिजली से काम होता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: श्रव्य संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम और दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। सबसे पहले आप देख लेते हैं श्रव्य संचार माध्यम।
इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन आदि आते हैं जो सिर्फ सुनने का काम करते हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना एवं संदेश शब्द आवाज़ के रूप में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोगों को पहुंचता है, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे वो वहाँ लाइट हो या नहीं हो, रेडियो सबके पास पहुंच जाता है संदेश को। रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। रेडियो का विकास देख लेते हैं। भारत में सन 1892 के लगभग रेडियो का प्रारंभ हुआ। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। वर्तमान में, अभी के लिए बता रहे हैं, अभी वर्तमान में लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रही है। रेडियो की विशेषता, जो रेडियो है उसकी विशेषता देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेडियो द्वारा प्रसारित जानकारी से शिक्षित और अशिक्षित दोनों को लाभ होता है। नंबर 2, रेडियो को कहीं भी सुना जा सकता है। नंबर 3, रेडियो जनसंचार का सस्ता साधन है। रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी, अपनी समस्याओं, विभिन्न लोगों, विचारकों को सुना जा सकता है, जो विचार होते हैं उनको। नंबर 4, रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां रेडियो के माध्यम से अतिशीघ्र सूचनाओं एवं जानकारियों को जाना जाता है। इसकी कमियां भी हम देख लेते हैं। जहाँ विशेषता होती हैं, जहाँ सुविधा होती है, वहाँ हानि भी होती है, कमी भी होती है। तो इसकी कमी देखते हैं। रेडियो में किसी भी जानकारी को दोबारा प्राप्त करने के लिए सुविधा नहीं है। जो एक बार जानकारी दे दी बस खत्म। ऐसा नहीं कि उसको हम बैक कर लें तो उसे फिर से हम, या उसको स्टोर कर लें, सेव कर लें उसको, तो हमें जानकारी दोबारा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, रेडियो में समाचार की प्रस्तुति संक्षेप में ही की जाती है। मतलब एकदम बड़ा के नहीं, बस छोटा छोटा सा बताया जाता है समाचार को। यह जैसे इस तरह से हेडलाइन टाइप बताया जाता है। रेडियो में देखने की सुविधा नहीं होने के कारण जो श्रवण दोषित होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग इस लाभ को लेने में वंचित हो जाते हैं। एफएम रेडियो की लोकप्रियता के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण था। मतलब जो 100 वर्षों तक क्या था, सिर्फ जो रेडियो तरंगें थी जो रेडियो पर, किसका, सिर्फ सरकार का नियंत्रण था। किंतु 1997 के बाद प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय बना। आज रेडियो और एफएम इसी के अंतर्गत आते हैं। रेडियो सबसे सस्ता चैनल है। इसके लिए ना तो दूरदर्शन सेट उपकरण की आवश्यकता है, ना ही आंखें टिकाकर देखने की। दूर दराज के इलाकों में चलते फिरते आंखें बंद करके भी इसका आनंद लिया जा सकता है। जब से एफएम रेडियो का उद्भव हुआ है और निजी चैनलों का आविष्कार हुआ है, शहरी क्षेत्रों में भी यह लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार की योजना है कि हर जिले में एफएम चैनल खुले। अब हम सेकंड नंबर का देख लेते हैं। दृश्य संचार माध्यम। श्रव्य देख लिया, अब दृश्य देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, वीसीडी, टेलीप्रिंट, फैक्स, ईमेल इत्यादि आते हैं। इंटरनेट के बारे में बताएंगे यहाँ पे। इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। यह मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि, दृश्य में दूरदर्शन बताया, ध्वनि में रेडियो बता दिया, फिल्म आदि संचार माध्यमों का संगम है। इसके विश्वव्यापी जाल www के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान और मनोरंजन का अंग बना जा सकता है। इंटरनेट की विशेषता, तो इसकी कमी भी है, तो सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी संवादों के आदान प्रदान करने का साधन है। इंटरनेट पर प्राचीन और नई से नई जानकारी उपलब्ध होती है। आपको पता है इंटरनेट में से बटन दबाते ही तुरंत हर जानकारी को हमें मिल जाती है, जो भी हम जानकारी लेना चाहते हैं।
नंबर 3, इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, इंटरनेट के से समय की भी बचत होती है। नंबर 5, जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से कभी भी किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की कमियां भी हैं। तो नंबर 1, इंटरनेट जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अनुपयोगी है, वो उसको नहीं चला पाते, इनका यूज नहीं कर पाते हैं। अतः इंटरनेट एक क्षेत्र इसका जितना है वो सीमित है, इंटरनेट का विस्तृत नहीं है। नंबर 2, वर्तमान में यह अश्लीलता और असामाजिकता का माध्यम बन गया है। नंबर 3, इंटरनेट अनावश्यक उपयोग से समय का अपव्यय होता है, विशेषकर बच्चों के लिए। अब देखा ना, बच्चे लगे ही रहते हैं फ़ोन में, कहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं, तो इससे क्या समय बर्बाद होता है उनका। नंबर 4, जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहाँ यह अनुपयोगी है, क्योंकि इसके लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है तीसरे नंबर का, दृश्य श्रव्य संचार माध्यम, ऐसा जहाँ पे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभी क्या सिर्फ सुनने का था, फिर देखने का, तो अब इसमें बताया है सुनने और देखने का दोनों का। इसमें बताया टेलीविज़न, यह संचार के क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। वर्तमान में यह सूचना से ज़्यादा मनोरंजन का माध्यम बन गया है। इसमें शब्द, ध्वनि एवं दृश्य तीनों के प्रभाव का सम्मिलित आनंद लिया जा सकता है। टेलीविज़न का विकास, इसका भी विकास देख लेते हैं, कब कैसा क्या हुआ। भारत में इसका प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। 1965 से 1975 तक 7 महानगरों में दूरदर्शन केंद्र खुले। 1976 में स्वतंत्र रूप से दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। 20वीं सदी के अंत तक कई विदेशी चैनल जैसे CNN, BBC, स्टार, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी में अनुबंध के बाद समाचार प्रसारण के क्षेत्र में बाढ़ सी आ गई। जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ जैसे स्वतंत्र समाचार चैनल शुरू हुए। सन 2002 में आज तक ने प्रवेश कर कड़ी टक्कर दी। आज लगभग कितने चैनल हैं? 900 चैनल कार्यरत हैं ना, उसमें काम कर रहे हैं 900 चैनल। टेलीविज़न के लाभ देख लेते हैं। टेलीविज़न से निम्न लाभ हैं। नंबर 1, यह दृश्य एवं श्रव्य माध्यम होने के कारण अधिक प्रभावी हैं। इसमें सूचना एवं जानकारी सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। नंबर 2, किसी भी घटना का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। नंबर 3, दिन भर समाचार प्राप्त होता रहता है, मतलब ये चैनलों पे सिर्फ समाचार चलते रहते हैं। नंबर 4, ये ना केवल समाचार बल्कि मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करने का भी साधन है। टेलीविज़न से हानि देख लेते हैं। जिसकी लाभ है तो उसका हानि भी होता है। नंबर 1, टेलीविज़न पर दिखाए गए कई कार्यक्रमों का समाज पर विशेषकर बच्चों पर बुरा असर होता है। नंबर 2, टेलीविज़न को अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण समय व्यर्थ होता है। नंबर 3, यह जनसंचार का महंगा साधन है, इसके लिए बिजली की अनिवार्यता होती है। अब सिनेमा, अभी क्या टेलीविज़न का बताया, अब सिनेमा का आविष्कार फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर ने किया है। इसमें आते हैं ऑगस्टे एंड लुइस ने की है। विश्व की प्रथम फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन थी। यह 50 सेकंड की श्याम श्वेत फिल्म थी, यानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, जो 1895 में प्रदर्शित हुई थी। भारत की पहली जो मूक फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में हुई थी, और इसको किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के द्वारा ये बनाई गई थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। प्रारंभ में धर्म, पुराण और इतिहास पर फिल्में बनी, किंतु बाद में सामाजिक समस्याओं पर, प्रेम पर, व्यावसायिक पर और पारिवारिक फिल्मों का भी निर्माण होने लगा। भारत के जो कुछ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं उनके नाम हैं पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहालिनी आदि। ये सब
इसके जो फिल्म के निर्माता हैं वो। तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक था हमारा जनसंचार का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।